हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10 जो आपका साइंस है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। आपके पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे ना जो बोर्ड पेपर में 100% आता है। मतलब अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। और इसमें हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि जो व्यंजक चूर्ण होता है, व्यंजक चूर्ण, ठीक है, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ध्यान से समझो कि जो हमारा व्यंजक चूर्ण होता है उसको बनाने की विधि भी बताना है, भौतिक गुण भी बताना है, रासायनिक गुण भी बताना है और साथ में आपको उसका उपयोग भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है या फिर व्यंजक चूर्ण, दोनों सेम ही है, चाहे आप उसे ब्लीचिंग पाउडर कहो या फिर व्यंजक चूर्ण कहो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है या फिर व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तथा जो इसका अणुसूत्र होता है ये CaOCl2 होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि भैया इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका जो अणुसूत्र होता है ये CaOCl2 होता है। अब हम लोग समझेंगे बनाने की विधि कि इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। जब हमारा जो सूखा बुझा हुआ चूना होता है ना उस पर जब हम लोग क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं, क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो हमें मिलता है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखो है तो बनाना बहुत आसान। कैसे, आपने लिया CaOH का होल ट्वाइस, ध्यान से समझो, इसको मैंने लिया और इस पर हमने अभिक्रिया कराया Cl2 का, यानी कि Cl2 का मतलब क्या है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन से अभिक्रिया कराओगे आपका बन जाएगा Ca और यहाँ से O1 आ जाएगा, यहाँ से Cl2 आ जाएगा और प्लस हमारा यहाँ 2H बचा है और यहाँ एक O बचा है कि एक इसके साथ आ गया H2O। बस हमारा बन गया। यही है हमारा व्यंजक चूर्ण, यही तो है व्यंजक चूर्ण, क्योंकि यही तो है Ca से कैल्शियम ऑक्साइड और Cl2 से क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो बस हो गया, व्यंजक चूर्ण हमारा बन चुका है। भौतिक गुण समझ लो, इसका भौतिक गुण क्या होता है, देखो ध्यान से। भौतिक गुण का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई देती है। जैसे आप जब इसको देखोगे तो ये हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होगा, ठीक है। ये किस रंग का होता है, हल्का पीला रंग का, ठीक है। साथ में अगर आप इसको जल में घोलोगे तो ये अल्पविलीय है, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं घुलता, ये अल्पविलीय है, थोड़ा थोड़ा घुलता है। और इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। जब इसको जल में घोलोगे ना तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो दुधिया कलर का होगा। किस कलर का, दुधिया कलर का, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है भौतिक गुण, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आते हैं रासायनिक गुण की ओर। देखो रासायनिक गुण में है कि इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। जब हम इसे जल में घोलकर क्या करते हैं, पहला कि जब हम इसे जल में घोलकर गर्म करते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। जैसे देखो CaOCl2 और इसमें हमने मिलाया H2O यानी कि जल से अभिक्रिया कराया, तो फिर हमारा क्या हुआ, यहां से बन गया Ca, ठीक है, OH, CaOH का होल ट्वाइस एंड प्लस इसमें से क्लोरीन गैस बाहर निकल गई। बस यही हो गया हमारा पहला रिएक्शन। देखो ये मैं आपको रिएक्शन थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ। ये जो रिएक्शन है ये इसका उल्टा है। देखो इस चीज को इधर कर दिया गया, इस चीज को इधर, CaOCl2 प्लस H2O, CaOCl2 प्लस H2O और यहां से इधर कर दिया गया, बस, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन हमारा हो गया जब हम इसे जल में घोलते हैं। सेकंड नंबर रिएक्शन समझो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर रिएक्शन में कह रहा है कि तनु अम्ल के साथ क्रिया, जब हम इसका तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो बहुत आसान है, जब हम लोग इसका तनु अम्ल के साथ यानी कि
NaOCl2 का हम H2SO4 यानी कि हमारा तनु अम्ल है, ठीक है, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, ध्यान से समझो। यहाँ बनेगा हमारा Ca, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से SO4 आ जाएगा, CaSO4 प्लस H2O और प्लस हमारा क्लोरीन गैस तो रहेगा ही, बाहर निकलेगा। ये हमारा हो जाता है तनु अम्ल के साथ क्रिया। नेक्स्ट हमारा है उपयोग। उपयोग में क्या है कि यह ऑक्सीकारक के रूप में, मतलब इसका हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और ऊन सिकुड़ने से बचाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब पहला हम ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने में, एंड ऊन सिकुड़ने से बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये 3 टाइप से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है, लेकिन जैसे पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे बहुत सारे उपयोग है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माय डियर स्टूडेंट, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने की विधि लिखिए। जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है ना, उसको बनाने की विधि लिखना है, साथ में आपको उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण सब कुछ लिखना है, उपयोग भी लिखना है। तो उपयोग आप लोग लिख लेना, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हो, और भी खाना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हो। देखो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा NaSCO3 इसका जो अणुसूत्र होता है। देखो सोडियम का हो गया Na, ठीक है, बाई का H हो गया और कार्बोनेट का CO3 हो गया। NaCO3 जो होगा ये इसका क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होगा। बनाने की विधि कुछ भी नहीं है, यह सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कि सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जैसे हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे NaOH और इसमें हम लोग अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, बेकिंग पाउडर। अब कैसे बनाओगे, देखो पहले हम लोग लेंगे NaOH, इसमें हमने CO2 प्रवाहित किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो हमें यहां से Na2 यहां से मिल जाएगा, CO3 भी मिल जाएगा, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। अभी हमें ये पूरा नहीं मिला, हमें NaH यानी कि हमें सोडियम कार्बोनेट मिला है, ना कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक बार और इसको हम लोग कार्बन से रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखो तो हम एक बार और जब कराएंगे तो ये हमारा है Na2CO3 प्लस H2O और फिर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, पूरा का पूरा हमें 2NaHCO3 मिल जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, यही हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है, या फिर बेकिंग सोडा, कुछ भी कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यही है। तो ये हमारा हो गया, बन गया, ठीक है। अब भौतिक गुण समझ लो। देखो भौतिक गुण में क्या है कि पहला, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय मतलब सफेद रंग का होता है तथा यह जल में अल्पविलीय होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं घुलता है, ठीक है। और इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। किस रंग का होता है, इसका जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये 2 हमारे भौतिक गुण हैं। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण समझो, पहला, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा CO2 गैस बाहर निकलता है जब हम इसे गर्म करते हैं। तो देखो हमारा 2NaHCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, डेल्टा का चिन्ह बना दो, गर्म करते हैं तो हमारा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, प्लस वाटर H2O और प्लस CO2 गैस हमारा बाहर निकल जाता है, बस हो गया, गर्म कर दिया। दूसरा, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। इसका जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे यानी कि NaHCO3 का आप HCl के साथ अभिक्रिया कराओगे तनु अम्ल के साथ, ठीक है, तो यहां हमारा भैया सबसे पहले तो लवण बनेगा, NaCl बन जाएगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारा उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा रिएक्शन। अब आप उपयोग लिख सकते हो, लाइक हम इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग करते हैं, खाना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत कुछ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सब कुछ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं वो ही क्वेश्चन बताऊंगा जो मतलब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देगा ये सारे क्वेश्चन। देखो इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो।
विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? जो हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी, तथा उनके दो अनुप्रयोग भी बताने हैं। तो देखो, धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर देखो सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी दोनों एक ही है, याद रखना। तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस क्रम में? अवरोही। इसको हम जैसे धातुओं की क्रियाशीलता देखते हैं, कौन सी कितना क्रियाशील है, उसको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जैसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। देखो, सक्रियता श्रेणी हमारा ये है, जैसे हम लोग सबसे ऊपर क्या रखेंगे? सबसे अधिक क्रियाशील, क्योंकि हमारा अवरोही क्रम में है। जैसे नीचे जाओगे कम 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 क्रियाशील आपको मिलता जाएगा, सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील आपको धातु मिलेगा या तत्व मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सक्रियता श्रेणी, देखो सबसे पहले हमने लिया के, यानी कि पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe फेरस आयरन या फेरस, Fb लेड, H से हाइड्रोजन, Cu से कॉपर, Hg से मरकरी, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। अब ध्यान से समझो, यहां में देखो सबसे ऊपर क्या है? ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे Na से ज्यादा K है, Ca से ज्यादा Na K है, मतलब जैसे अब ऊपर वाला ज्यादा अभिक्रियाशील है, जैसे आप नीचे आते जाओगे घटती अभिक्रियाशीलता मिलेगी। सबसे नीचे आपको देखो, हाइड्रोजन के नीचे हमें Cu, Hg, Ag, Au, ये चार चीजें मिलेंगी जो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। अब ये चार जो है ना, ये अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चारों जो है अम्ल में से हाइड्रोजन इसलिए नहीं विस्थापित कर पाएंगे क्योंकि ये H से नीचे हैं। H से नीचे का मतलब क्या है जानते हो? H से नीचे का मतलब है कि ये क्या है? गरीब है, ठीक है। और H जो है वो उनसे अमीर है। तो H क्या है? अम्ल। अम्ल में से देखो, अम्ल नहीं हाइड्रोजन है, बट H अम्ल होता है ना, अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित, ये सारे नहीं कर पाएंगे क्योंकि H से नीचे है, ठीक है। इनका अनुप्रयोग भी समझ लेते हैं। दो अनुप्रयोग बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखो, पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। ये तो कर ही सकते हो। जैसे आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमारा K है, Na है एंड Hg है। इसमें बताओ सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? कौन सा है? K है ना। सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है? Hg है, ठीक है। तो ऐसे आप क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हो। सेकेंड, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। हमें यह पता चल जाता है कि यह अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछ रहा है कि एस्टरीकरण से आप क्या समझते हो? जो एस्टरीकरण होता है उससे आप क्या समझते हो? उदाहरण भी आपको लिखना है, जल अपघटन का समीकरण भी देना है, उपयोग भी लिखना है, इसीलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लॉन्ग भी है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो, जिस प्रकार अम्ल और क्षार, जैसे एसिड है और बेस है, यानी कि अम्ल और क्षार पारस्परिक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनते हैं, जैसे जिस प्रकार हमारा अम्ल जो है और क्षार जो है वो अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनता है। तो जैसे हम लोग एसिड और अल्कोहल यानी कि अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया कराएंगे तो एस्टर तथा जल बनेगा, और इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। उदाहरण के लिए देखो, CH3 COOH, ये हमारा क्या है? ये अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। और अब हम लोग इसका अल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे, C2H5OH, एथिल अल्कोहल से हम लोगों ने रिएक्शन कराया, तो हमारा क्या बने? CH3 COO C2H5 और प्लस हमारा H2O, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है? यही है एथिल एसीटेट या फिर एस्टर। क्या है? एस्टर, ठीक है। और तो आपको पता ही है, ठीक है। ये हमारा क्या है? एसिटिक अम्ल है, ये एथिल अल्कोहल है, या फिर हमारा अम्ल है, ये अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल और अल्कोहल क्रिया करा है, हमें मिला है एस्टर तथा जल। अब एथिल एसीटेट का जल अपघटन, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कैसे कराओगे? समीकरण देना है, कुछ भी नहीं है। इस समीकरण को उल्टा लिख दो मेरे दोस्त। ये तो एथिल एसीटेट है CH3
COO C2H5, इसका आप H2O से रिएक्शन करा दो, जल अपघटन हो जाएगा। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, CH3COOH और प्लस ये हमारा C2H5OH, ये हमारा उल्टा हो गया है, बस हो गया हमारा समीकरण। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब उपयोग समझ लो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं और कृत्रिम सिरका बनाने में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे एक प्यारा सा छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्या, वर्ण विक्षेपण। क्या है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, बायोलॉजी के कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है कि फिजिक्स का है और शायद केमिस्ट्री का है। ठीक है, बायोलॉजी का नहीं है शायद। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इतनी क्वेश्चंस बहुत है। बायोलॉजी में आपका जैसे पाचन तंत्र है, आनुवंशिकता के नियम है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अब हम लोग एक टॉपिक समझते हैं जिसका नाम है क्या, वर्ण विक्षेपण। ये हमारा शायद मानव नेत्र चैप्टर से है, हाँ मानव नेत्र से। वर्ण विक्षेपण कितने बच्चों को पता है? देखो, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है जब सूर्य के प्रकाश की संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रिज्म के एक फलक पर डाला जाता है, तो प्रिज्म के दूसरे फ्लट पर फलक से निर्गत प्रकाश की किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती है तथा इससे पर्दे पर लेने पर 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है। प्रकाश का इस प्रकार 7 रंगों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है ऐसे विभाजित हो गया ना 7 रंगों में। जैसे देखो, एक हमारा है प्रिज्म, हम बनाएंगे हैंड से क्योंकि हमारे पास स्केल यहां नहीं है। ठीक है, घर पर है, तो देखो यहां हमारा, अब ये हमारा क्या है ना, ऐसा प्रकाश की किरणें गई क्योंकि मैंने प्रकाश को गुजारा है। ठीक है, तो ये हमारा है सूर्य का प्रकाश या फिर प्रकाश कह सकते हो भाई। लाइन हम बहुत अच्छा बनाएंगे, डोंट वरी, पटरी से ज़्यादा हमारा हैंड ही काम करता है। ठीक है, ये प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अब 7 रंगों में हम कैसे विभाजित करेंगे, ये भी एक चैलेंज ही है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट हो गया, देखो पतला पतला बनाते हैं। ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, बस हो गया। क्या इसमें क्या है भाई, हैं? तो ये हमारा विभाजित हो गया। अब देखो, इसमें भी हम ऐसे ऐसे लाइन भाई ले चलेंगे, स्केल होता तो और अच्छा होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब रंगों का नाम लिखना पड़ेगा। रंग का नाम लिखना थोड़ा सा जगह कम रहेगा, लेकिन चलो ठीक है। ये हमारा पहला कौन सा है, लाल। कौन सा रंग है, लाल है। दूसरा इंडिगो। इंडिगो का मतलब क्या होता है, नारंगी। दूसरा हमारा नारंगी है, चलो नारंगी हो गया। तीसरा पीला। ठीक है, कलर देख लेना, मैं लिख दे रहा हूं, पीला। ये हमारा हरा है। कौन सा है, हरा। फिर हमारा ये वाला नीला है। 5 कलर हो गए ना, 2 और है जामुनी। और लास्ट में हमारा वैगनी है। कौन सा है, देखो 7 रंगों के नाम मैंने लिख दिए हैं, 7 पट्टियां। ठीक है, वैगनी। अब देखो, ये लाल ऊपर है और ये हमारा नीचे है और ये हमारा क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे सारे रंग और प्रिज्म मैंने बना दिया है मस्त सा। देखो थोड़ा सा समझना कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के दौरान प्राप्त 7 रंगों में क्रम जो इस प्रकार से है, नीचे से ऊपर की ओर वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। ठीक है, हम लोगों ने नीचे से ऊपर के क्रम में गए हैं, नीचे से वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, और इन रंगों के क्रम को याद रखने के लिए हम लोग याद रखेंगे एक शब्द VIVGYOR, विवजियोर। फिर विवजियोर तो को याद रखें, जो इन रंगों के अंग्रेजी भाषा के शब्दों के पहले अक्षर से लिया गया, इससे आपको याद रहेगा, वी से और आई से। देखो वी से क्या होता है, वी से वायलेट। वायलेट का मतलब क्या होता है, वैगनी। ठीक है,
आई से इंडिगो, इंडिगो का मतलब जामुनी, वी से ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, जी से ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा, वाई से येलो, येलो का मतलब पीला, ओ से ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी, रेड, आर से रेड, रेड का मतलब लाल। कि अंग्रेजी भाषा के पहले अक्षर से देखो वैगनी प्रकाश का अपवर्तनांक विचलन सबसे अधिक है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसी कारण बैगनी रंग का स्पेक्ट्रम सबसे नीचे तथा लाल रंग का स्पेक्ट्रम सबसे ऊपर होता है। ठीक है, ये सबसे नीचे है ये और ये सबसे ऊपर, बस हो गया, क्या है इसमें। तो ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ना पता हो तो हम तो बताएंगे ही, टेंशन मत लेना। हम लोग समझने वाले हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। ओम का नियम क्या है और इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का वर्णन कीजिए कितना आरेख खींचकर। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग ओम का नियम समझते हैं। ओम का नियम, ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। जैसे ओम का नियम क्या कह रहा है कि ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं, जैसे हमारा ताप दाब क्या है, एक फिजिकल स्टेट है, यानी कि भौतिक अवस्था है, समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा है उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, मैंने कहा कि जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती है। क्या है, धारा के समानुपाती है, यानी कि V जो है वो समानुपाती है धारा I के। बस यही तो हम कह रहे हैं। अब आप जब समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो यहां R एक नियतांक जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा R है क्या, तो ये एक स्थिरांक है या फिर एक स्थिर, देखो R जो है एक स्थिरांक है, यहां जो है R हमारा एक क्या है, R जो है वो क्या है, R जो है वो हमारा स्थिरांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, चालक का प्रतिरोध R जो है वो स्थिरांक है और चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, ज्यादा लॉन्ग नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, अब यहां से R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं ना। अब यहां से हम R का मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे, देखो R यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक। देखो V का मतलब होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक बटे में हमारा I का मतलब धारा, धारा का मात्रक। अब जो विभवांतर का मात्रक धारा का मात्रक होता है ना, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और ये जो दोनों बराबर होता है वो ओम के बराबर होता है। तो देखो इसका दो मात्रक है। देखो एक तो हमारा वोल्ट बटे एम्पियर, एक हमारा ओम, ये दोनों इसका मात्रक है। ठीक है, तो ये हो गया मात्रक, और ओम को हम इस सिंबल द्वारा डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा ओम का नियम। अब हम लोग समझते हैं ओम के नियम का सत्यापन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं ओम के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। देखो इस प्रयोग के लिए आप एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्ट मीटर चित्र ए के अनुसार आपको लगाना है। ठीक है, देखो जैसा बताऊंगा वैसे लिखना, शॉर्ट में तो बहुत सारे लोग बताते हैं। ठीक है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I, अमीटर तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। देखो ये हमारा बैटरी है, ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है, ये अमीटर है, प्रतिरोध है, ये वोल्ट मीटर है, और ये हमारा इस प्रकार से लगा है। ठीक है, इतना समझ में आया। साथ में ये हमारा A वाला चित्र है और ये V वाला अभी हम आपको नीचे समझाएंगे थोड़ा सा अच्छे से। देखो यहां क्या है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो प्रयोग करने के लिए कुंजी K को, ठीक है, लगाकर धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित जो हमारा धारा है तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। इसी प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर आमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ पढ़ लेते हैं। जब विभवांतर को एक्स तथा धारा को वाई अक्ष पर ग्राफ खींचते हैं। देखो यहां हम लोग एक ग्राफ खींचे हैं, ये हमारा है एक्स अक्ष
और ये हमारा है वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हमारा क्या है, ये हमारा जो है एक्स अक्ष पर विभवांतर है। क्या है, विभवांतर है। और धारा जो है वो हमारा वाई अक्ष पर है। क्या है, धारा, धारा हमारा वाई अक्ष पर है। ठीक है, एक ग्राफ खींचा, एक ग्राफ खींचते हैं। यदि यह सरल रेखा आता है जो चित्र V में चालक के सिरों के बीच जो हमारा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करता है और चालक ओम के नियम का पालन करता है। देखो ये हमारा एक सरल रेखीय ग्राफ है। देखो ऐसे बिल्कुल सीधा लाइन है, बिल्कुल सीधा। स्केल की सहायता से जितना सीधा बना सकते हो उतना बना देना भैया, क्योंकि सीधा हमें मिला ही है। तो इसलिए ये हमारा ओम के नियम का पालन करता है, क्योंकि ये सरल रेखीय ग्राफ है और ये हमारा ओम के नियम का पालन करता है। बस, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो ये हमारा हो गया ओम के नियम का सत्यापन। अब हम लोग अगला मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि यदि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के फर्श समांतर हो, लंबवत हो, 60 डिग्री कोण बनाते हुए रखा जाए तो चालक पर लगने वाला बल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है, यदि L लंबाई का धारावाही चालक जिसमें प्रवाहित धारा I V चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हो तो लगने वाला बल। तो इसमें जो लगने वाला बल का फार्मूला होगा वो F बराबर जो होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा IVL साइन थीटा। क्या होगा, F बराबर IVL साइन थीटा। अब हमें 3 केसेस लगाने भी हैं। देखो पहला, जब ये समांतर हो, दूसरा लंबवत, तीसरा 60 डिग्री। तो पहला, जब हमारा चालक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, इस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा, क्योंकि साइन थीटा का 0 होगा, अतः चालक पर लगने वाला बल भी हमारा साइन थीटा का न्यूनतम वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 0 है और 0 से जब इन सबका गुणा होगा ना तो वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। सेकंड नंबर, देखो चालक वाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, इस स्थिति में थीटा का कोण 90 डिग्री होने पर साइन थीटा का मान जो होगा 1 होगा और चालक पर लगने वाला बल F बराबर IVL साइन थीटा, F बराबर IVL 90 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से हमारा IVL हो जाएगा, F बराबर IVL। नेक्स्ट हमारा है, देखो नेक्स्ट हमारा इसमें एक पूछ रहा है कि जब हमारा 60 डिग्री हो, देखो इस स्थिति में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होने पर साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो √3/2 होगा और F बराबर IVL साइन थीटा, F बराबर IVL 60 डिग्री और F बराबर IVL साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ से हमें F की वैल्यू आएगी √3/2 IVL। ठीक है, ये हमारा हो गया 60 डिग्री पर। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको 7-8 लॉन्ग क्वेश्चन समझा दिया है और जो बचा है उसको हम लोग और भी नेक्स्ट वीडियो में समझते रहेंगे। लेकिन इसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस बताए गए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम भी बता दिया गया, प्रकाश का मंडल विक्षेपण, एस्टरीकरण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया। आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।